हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता मिश्रा आपके अपनी ओम शिव शक्ति क्लासेस पर स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि मेरे सभी फ्रेंड्स खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, अपनी तैयारी करने में लगे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि डेली क्लासेस यहां पर 12 बजे रहती है ना। मॉर्निंग की यहां पर 12 बजे रहती है। मॉर्निंग मान लीजिए, दोपहर जब जागो तभी सवेरा हो सकता है ना। तो मॉर्निंग हम तो मॉर्निंग ही समझते हैं, है ना। चलिए, तो ये हुआ आज फ्रेंड्स। चूंकि आज टाइप के लिए क्वेश्चन नहीं मिल पाया था मुझे, तो हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना। क्या रहेगा अपना यहाँ पर, एमसीक्यू नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लास है ना। चलिए, तो यहाँ पर जान लेते हैं यहाँ पर है क्या कि सामान्य विज्ञान है आपका आज यहाँ पर, है ना। क्या है, सामान्य विज्ञान है आपका। तो सबसे पहले आप क्या करें, चैनल की ये लिंक दी हुई है, तो चैनल के लिंक में आप जुड़ जाइए चैनल पे। और ये आपका टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, तो यहाँ भी जुड़ जाइए। ये आपका फेसबुक पेज दिया है, सीटेड एंड एस्टेड विद सरिता मैम से है, तो यहाँ भी जाइए, पेज को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को भी यहाँ इन्वाइट कर दीजिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये डेली क्लासेस रहती हैं, तो मैं आपकी शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध हूँ, निःशुल्क शैक्षिक मार्गदर्शन करने के लिए डेली क्लासेस देती हूँ। संडे हो या मंडे, तीज हो, त्योहार, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज संडे के दिन सारी क्लासेस ऑफ रहती हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको अपने जो अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ है, उसको दूर रखते हुए मैं आप सबकी क्लासेस को मिस नहीं करती हूँ ना। आपको क्लासेस डेली देती हूँ, है ना। रात्रि में भी क्लासेस रहेगी आज जो आपका टेस्ट है वो हिंदी व्याकरण का है। क्या है, आज आपका हिंदी व्याकरण का है ना। ध्यान दीजिएगा, सभी फ्रेंड्सों को अपने शेयर कर दीजिएगा कि आज जो टेस्ट है रात्रि के 9 बजे वो हिंदी व्याकरण का है। चलिए, तो आज जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके सभी टेट एग्जाम के लिए है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ये ध्यान रखिएगा। सभी टेट एग्जाम के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो सभी को ध्यान में रख करके आज का यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लास लेना है ना। चलिए, तो आज जो हम यहाँ करने वाले हैं कॉन्सेप्ट क्लास, ये डिसीज के बारे में है, क्योंकि डिसीज से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, रोग से संबंधित बनते हैं कि कौन हैजा है, कौन सा आपका मलेरिया है, क्या टाइफाइड का लक्षण है ना। तो ये सब हम आज पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से रोग किससे फैलते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं, ये सब हम पहले जान लेते हैं ना। तो ये आपका जो हैजा है, ये क्या है आपका जो है, तो आपको मालूम है कि बैक्टीरिया है ना, ये बैक्टीरिया। तो ये आपके पहला देख लीजिए कि बैक्टीरिया से आपका जो जीवाणु है आपका, उससे कौन कौन से रोग बनते हैं, फिर उनके हम लक्षण देख लेंगे बाद में, है ना। तो सबसे पहले जाइए आप सभी लोग, मैं आपको 1 सेकंड का समय देती हूँ, सभी लोग अपने सोशल मीडिया पे शेयर करके आए। सभी लोग कल रात्रि में, जैसे हमने टारगेट रखा था, कल रात्रि के टारगेट हम लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन आज आपको रात्रि की क्लास में टारगेट अपना कंप्लीट करना। मैं अब आप लोगों को टारगेट नहीं बताऊंगी, है ना। कल हमने अपना टारगेट रखा था, लेकिन रीजन जो भी हो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आप लोगों ने रीजन बताया नहीं, क्या रीजन था, क्यों संख्या कम हुई, है ना, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ठीक है, अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी नहीं लगती है तो कोई बात नहीं, तो क्लासेस तो डेली अटेंड कीजिए, क्योंकि कंटेंट तो मैं मेहनत करके ही दे रही हूँ, है ना। चलिए, हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। शेयर आप लोगों ने शायद कर लिया होगा, जो नए साथी जुड़ते जाएंगे सभी को बार बार आप सब लोग भी बोलिएगा कि शेयर करें वो लोग, है ना। चलिए, क्योंकि शेयर करने से ही लोगों तक ये जाएगा। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अपने, क्योंकि आपको मालूम है कि एनटीपीसी की भी डेट आ चुकी है ना। जो साथी आपके भाई मित्र जो भी तैयारी करते रहे होंगे, तो एनटीपीसी की भी डेट आ चुकी है ना। तो अब सभी डेट आ जाएंगी, धीरे धीरे सभी डेट आने वाली। बस हाँ, आप लोग प्रिपरेशन जरूर आपको ध्यान रखना है, डेट बस आने से कुछ भी नहीं होता है ना, आपको प्रिपरेशन भी वैसी करनी पड़ेगी। तो चलिए जान लेते हैं कि जीवाणु से संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं। तो पहला देख लीजिए आपको क्या होता है यहाँ पर, कॉलेरा, हैजा होता है। पहला कौन सा होता है, ये आपका हैजा होता है। जो इसका किस कारक के कारण आपको हैजा रोग फैलता है, पहले ये जान लीजिए। ये वेब्रियो कोलेरी जो इसका संवादक होता है, जिसके कारण ये जो जिस जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है, तो ये कौन सी वेब्रियो कोलेरी जो होती है, इसके कारण आपका क्या होता है, हैजा हो जाता है ना। ये ध्यान में रखिएगा चीज। फिर आपका दूसरा क्या है, आपका यहाँ पर आपका है डिप्थीरिया है। क्या है आपका दूसरा, क्या है यहाँ पर, डिप्थीरिया है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है ना, क्यों मैं बताना चाहती हूँ बार बार। लेकिन आपको इसके यहाँ पर पहले देख लीजिए कि क्या किससे क्या फैलता है, हम इसका जो वाहक है वो भी देख लेंगे, ठीक। चलिए, तो हैजा का हमने देख लिया है कि हैजा किससे फैलता है, वेब्रियो कोलेरी जो इसका वाहक होता है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो बिल्कुल बताइएगा, है ना। चलिए, फिर दूसरा क्या है, अभी इसका डिटेल जानेंगे आगे हम, है ना। बस हम नाम जान रहे हैं, अभी हम नाम जान रहे हैं कौन रोग किससे फैल रहा है ना, ये जानेंगे हम, ठीक है। चलिए, तो फिर सेकेंड क्या कह रहा है आपका यहाँ पर, जो आपके बैक्टीरिया कारण है, डिप्थीरिया। किसके कारण डिप्थीरिया होता है, आपका जो रोग होता है डिप्थीरिया जो होता है, आपके जीवाणु के कारण। अब कौन सा जीवाणु के कारण होता है, यहाँ पर कॉरेंट बैक्टीरिया कारण। किसके, कॉरन बैक्टीरियम जो आपका संवाद होता है, संपादक होता है, इसका कौन करता है, इसका जो संवाहक होता है कॉरन बैक्टीरियम, ये जीवाणु से संबंधित है ना। ये डिप्थीरिया जो होता है, जो आपका रोग डिप्थीरिया, ये कैसे होता है, ये जीवाणु के कारण होता है, तो ध्यान दीजिएगा, है ना। तीसरा क्या है आपका यहाँ पर,
तीसरा है आपका है यहाँ पर क्षय रोग, है ना, क्या है यहाँ पर क्षय रोग। ठीक, इसमें कौन कौन से इसके वाहक क्या होते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम, कौन होता है, माइक्रोबैक्टीरियम आपका दिया, ट्यूबर, इसको टीबी भी कहा जाता है, क्षय रोग को टीबी भी कहते हैं, है ना, जिसमें क्या हम टीबी को फुल यहाँ पर देखते हैं ट्यूबरक्लोसिस, है ना, क्या बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस, हम टीबी को बोलते हैं, है ना, इसी को हम क्या बोलते दूसरे नाम से क्षय रोग भी हम बोलते हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि कुछ रोग जैसे हैं रोग जो टोटल दो प्रकार के होते हैं ना, एक संक्रामक होता है, एक असंक्रामक होता है, ध्यान दीजिएगा इस चीज में, है ना, कुछ इन्फेक्शन के द्वारा होते हैं, कुछ नॉन इन्फेक्शन होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब कौन जीवाणु से उत्पन्न होता है रोग, कौन विषाणु से होता है, कौन प्रोटोजोआ से होता है, कौन कृमि से, कौन कवक से होता है, ये सब चीजें हम देखेंगे, है ना। चलिए, तो हमने देख लिया कोड लेप्री जो होता है आपका यहाँ से जो क्या होता है लेप्रेसी जो होता है वो कहाँ से होता है बताइए, ओके, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसी, जो लेप्रेसी होता है माइक्रोबैक्टीरियम्स के द्वारा उत्पन्न होता है। अब देख लीजिए कौन सा यहाँ पर कॉमन है, ये भी आपका जो टीबी था वो भी माइक्रोबैक्टीरियम के द्वारा हो रहा था, आपका कोड जो लेप्री होता है ये भी एक क्षय रोग के अंतर्गत आती है, इसलिए इसका जो वाहक है वो माइक्रोबैक्टीरियम होता है ना। चलिए, अब जो आपका टिटनेस है, ये जो टिटनेस है किसके कौन सा जीवाणु जो ग्रसित कर देता है जिसके कारण आपको टिटनेस का रोग हो जाता है व्यक्ति को, तो कौन सा हो जाता है यहाँ पर कोलिस्ट्रीडियम, क्या होता है कोलिस्ट्रीडियम, ये है ना, नोट कर लीजिएगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लास देने का मेरा मेन मकसद आज का यही है, क्योंकि मैंने एनालिसिस किया है कि सभी कॉम्पिटिटिव, आप टेट की सीटेट कर रहे हैं, एमपी टेट का जाइए प्रीवियस ईयर उठाइए क्वेश्चन और देख लीजिए कितने रोग से क्वेश्चन है। अभी पिछले साल सीटेट का क्वेश्चन बना था, उसमें बना था कि मलेरिया का यहाँ पर क्या वाहक होता है, मलेरिया के लक्षण क्या होते हैं, तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पर आंसर रॉन्ग हुआ था, है ना, तो इस बार ऐसा नहीं करना, इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दिए रही हूँ। आपको मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पर अभ्यारण्य का, उद्यान का, सभी से संबंधित दूंगी, तो बिल्कुल रॉन्ग नहीं होंगे, है ना। टाइफाइड का देख लीजिए आप, टाइफाइड की का यहाँ पर साल्मोनेला है, टाइफोसा इसको कहते हैं, साल्मोनेला यहाँ पर कौन सा वाहक होता है, कौन सा जीवाणु कारण हो जाता है टाइफाइड में, साल्मोनेला नाम का जो आपका जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, उसके कारण आपको क्या हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है ना, क्या हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है ना। चलिए, फिर ये जो प्लेग रोग होता है ना, जो प्लेग होता है, तो बताइए प्लेग कौन सा ऐसा वाहक होता है जो उसको उत्पन्न करता है प्लेग को, तो ये पास्चुरेला ये होता है, कौन सा होता है, पास्चुरेला होता है ना, पास्चुरेला पेस्टिड होता है जो एक प्लेग को वाहक होता है ना, इसके कारण ये उत्पन्न हो जाता है। चलिए, अब काली खांसी देख लीजिए, यहाँ से ये काली खांसी, न्यूमोनियम, गोनेरिया, सिफिलिस, ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन हर टेट एग्जाम में बनते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखना है ना, क्या रखना है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इनकी कुछ शॉर्ट टिक कर लीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि इसका है क्या आखिर, है ना, इसकी कुछ शॉर्ट टिक रख लीजिएगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज है ना, तो शॉर्ट में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे टाइफाइड है ना, टाइफाइड आपको क्या हो जाएगा, ये ना तो किसी पानी के द्वारा होता है ना किसी वायरस के द्वारा होता है, टाइफाइड किससे होता है, ये जीवाणु यानी किसी बैक्टीरिया के कारण हो जाता है। टाइफाइड जब आपको होता है तो किसी बैक्टीरिया के कारण होता है, प्लेग जो भी होता है वो भी आपके बैक्टीरिया के कारण, काली खांसी जो आपको आने लगती है वो भी आपके बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण होती है ना। जब आपको फिर चौथा पचमा यहाँ पर क्या है, न्यूमोनिया जो आपको होती है, न्यूमोनिया जो, अभी इसके लक्षण देखेंगे हम लोग, है ना, इसके लक्षण देंगे, इसकी बीमारी इसके कारण क्या क्या होती है, ये हमने ये न्यूमोनिया होती है किसके कारण, यहाँ पर जिसका वाहक होता है ये कौन होता है, यहाँ पर न्यूमोनिया का बताइए, डिप्लोकोकल न्यूमानी होते हैं ना, यहाँ पर डिप्लोकोकल न्यूमानी आपको लिखा हुआ है, नोट कर लीजिएगा आप लोग, है ना। चलिए, आपका फिर नेक्स्ट क्या है, गोनेरिया, क्या है नेक्स्ट यहाँ पर, गोनेरिया, ये गोनेरिया है आपका यहाँ पर, इसका वाहक कौन होता है, निसेरिया गोनोरहाई होता है ना, कौन होता है, निसेरिया गोनोरहोई होता है, ये आपका गोनेरिया का होता है ना। चलिए, फिर देख लीजिए नेक्स्ट क्या है, सिफिलिस, क्या है, सिफिलिस, जो कौन होता है इसका वाहक, ट्रेपोनेमा होता है ना, कौन होता है, ट्रेपोनेमा। फिर नेक्स्ट क्या है, सूजाक, जो कि गोने, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोनोकॉकस हो जाएगा, गोनोरोही हो जाएगा, है ना, ये चीज आपके वाहक होते हैं। तो हमने टोटल कितने देखे यहाँ पर, हैजा देखा, डिफ्टीरिया देखा, टीबी देखा, कोढ़ देखा, टिटनेस देखा, टाइफाइड देखा, प्लेग देखा, काली खांसी देखा, न्यूमोनिया देखा, गोनेरिया देखा, सिफिलिस देखा, सूजाक, इतने रोग हमने देखे हैं जो कि बैक्टीरिया ने जीवाणु के कारण होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा जो जीवाणु के लक्षण हैं वो हम जान लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से इन रोगों के कारण क्या क्या उत्पन्न होते हैं, जो आपके जीवाणु के कारण जो रोग होते हैं तो क्या क्या इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, कैसे आप समझ पाओगे कि इस व्यक्ति को टेटनेस हुआ है या प्लेग हुआ है या काली खांसी हुई है, निमोनिया हुआ है ना। चलिए, हम जान लेते हैं थोड़ा इसका लक्षण जान लेते हैं क्या क्या है इसके। देखिए, ये इंपॉर्टेंट कुछ है जो मैं लेकर के आई हूँ आप सबके लिए, है ना। थोड़ा यहाँ पर वर्ड छोटे हैं तो आई होप आपको प्रॉब्लम ना हुई होगी, है ना, समझ में आता होगा। तो
यहाँ पर हम देख लेते हैं बैक्टीरिया के जो यहाँ पर बैक्टीरिया जनित रोग हैं और उनके लक्षण एवं प्रभाव देख लेते हैं, है ना। तो इसीलिए मैं आपको पीडीएफ में ये दे दूंगी कि ये चीज आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो पहले देख लिए हैजा है जो आपका, यहाँ पर कोलेरा भी कहते हैं इसको, वेब्रियो कोलेरी इसका रोग वाहक होता है, जो इसका वाहक होता है रोग का वेब्रियो कोलेरी होता है ना। लक्षण क्या होते हैं उसके हैजा में, क्या होता है, ये ज्यादा उल्टी होती है, दस्त होती है, शरीर में जल की कमी हो जाती है, जो पानी के कारण जो हो जाता है रोग होता है, डिसीज होता है बैक्टीरिया, वो क्या होता है, जल की कमी हो जाती है। हाँ, दोनों हाथ पैरों में ऐंठन की कमी, बहुत ज्यादा हाथ पैर दर्द होने। अब इसकी हैजा की उपचार क्या क्या है, ट्रीटमेंट क्या है बताइए। अब यहाँ पर ट्रीटमेंट देख लिए, ठंडे खाद्य पदार्थों का सेवन, है ना। इसमें क्या करना है, जब आपको उल्टी दस्त आए बार बार, है ना, शरीर में जल की कमी हो, तो आपको क्या करना है, ठंडे खाद्य पदार्थों का सेवन करना है। हैजे का टीका लगवाना है आपको, क्या लगता है, हैजे का टीका भी लगता है ना, ठीक है। चलिए फिर शुद्ध एवं उबला पानी पीना चाहिए आपको, जो उबला पानी पीजिए, बार बार अगर उल्टी आ रही तो आप शुद्ध पानी पीजिए और साथ ही साथ उबला पानी पीजिए। अब सेकंड डिफ्थीरिया का देख लीजिए आप, क्या डिफ्थीरिया का यहाँ पर क्या है, तो जो डिफ्थीरिया का है यहाँ पर कॉरन बैक्टीरियम है, डिफ्थीरिया का जो ये वाहक है, रोग वाहक है, कॉरन बैक्टीरियम है। इसमें होता क्या क्या है, क्या इसके लक्षण होते हैं, गले में एक सफेद झिल्ली बनने के कारण श्वास नली में अवरोध, तीव्र ज्वर, हृदय व मस्तिष्क की ऊतकों को क्षतिग्रस्त होना। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज मैं आपको बता रही हूँ। इसमें क्या होता है, गले में एक सफेद झिल्ली बनने के कारण, गले में कैसा, डिफ्थीरिया में क्या हो जाता है, एक सफेद झिल्ली बन जाती है, जिसके कारण क्या होता है, श्वास नली में अवरोध, मतलब सांस लेने में दिक्कत होने लगती है इसमें, है ना। तीव्र बुखार होती है और हृदय व मस्तिष्क की ऊतकों का क्षतिग्रस्त, हृदय में भी हृदय मतलब कि आपका जो कहना चाहिए कि आपके सीने में भी किसी किसी दर्द उठने लगता है, मस्तिष्क में भी आपके यहाँ पर प्रभाव पड़ सकता है ना। इसका उपचार क्या क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, डिफ्थीरिया का बच्चों के लिए क्या है, डीपीटी टीका लगता है ना, क्या लगता है बच्चों के लिए, टीका लगता है डीपीटी का, है ना। और यहाँ पर एंटीबायोटिक, यहाँ पर प्रतिवर्ष क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है ना, एंटीबायोटिक का यहाँ पर भी इसका मेडिसिन लिया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट जान लेते हैं, टीबी का जान लेते हैं। टीबी का क्या क्या रोग वाहक है और इसके क्या क्या लक्षण है, इसके उपाय क्या क्या है, इसको हम क्या, कौन सा इसका रोग वाहक होता है, माइक्रोबैक्टीरिया का, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसका रोग वाहक होता है। इसके जो लक्षण होते हैं फ्रेंड्स क्या होते हैं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही होगी, अगर प्रॉब्लम हो रही होगी तो बिल्कुल आप लोग बताइएगा, है ना, कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है। इसका सेकंड पार्ट भी आपको दे देंगे, अगर आज पूरा नहीं हो पाता कंप्लीटली तो आज हमें नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट भी दे देंगे इसका, है ना। तो जान लीजिए यार, इसके जो माइक्रोबैक्टीरियम के जो आपका जो रोग वाहक होता है, तो ये आपका माइक्रोबैक्टीरियम था। लक्षण क्या है इसमें ज्यादा तेज ज्वर यानी बुखार होती है, खांसी आती है आपको, टीबी में बार बार खांसी आती है ना, खांसी आती है, बलगम के साथ रक्त आना, मतलब कि जब आपकी खांसी आएगी, है ना, जो खांसी आएगी, खांसी के बाद आपको जब ऐसा लगेगा नहीं गले में ऐसा कुछ फंसा सा लग रहा, तो जब आप मतलब कि आप कहना चाहिए कि जब खांसी आए, खांसी के साथ साथ क्या आएगा, आपका ब्लड भी साथ में आता है, अत्यधिक कमजोरी लगती है, वीकनेस बहुत लगती है। इसके अनेक प्रकार के हैं, इसके क्या है, अनेक प्रकार के तंत्र हैं, है ना, अनेक प्रकार के वाहक है, जो क्या आंत्र क्षय में भी प्रॉब्लम आ जाती है, मस्तिष्क क्षय में आती है और अस्थि क्षय में आती है। यहाँ इस चीजों को ये प्रभाव करता है, ये जो आपका टीबी होता है ना, ट्यूबरक्लोसिस जो होता है, इस चीज को ये प्रभाव करता है ना। कहाँ कहाँ करता है, आंत में करता है ना, खांसी इसमें ज्यादा आती है, आंत में करता है, मस्तिष्क में करता है, यहाँ चीजों प्रभावित करता है। अब इसका जो उपचार होता है वो क्या होता है बताइए। यहाँ पर देख लीजिए, बच्चों के लिए बैसिलस, बच्चों के लिए क्या है यहाँ पर, बैसिलस कैलेमिट यूरिन यानी बीसीजी का टीका लगता है बच्चों में। वयस्क रोगियों के लिए क्या है यहाँ पर, वयस्क रोगियों के लिए डॉट्स प्रयोग के माध्यम से औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। किसके माध्यम से, डॉट्स, है ना, डॉट्स एक प्रणाली है जिसके माध्यम से औषधियों का प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है, टीबी में। बच्चों के लिए क्या किया जाता है, बीसीजी का टीका लगता है, ध्यान रखिएगा, है ना। अब वैसे ज्यादा ये रोग है नहीं, है ना, कोशिश की जा रही है कि सब ये दूर हो जाए, लेकिन अब भी जहाँ कहीं भी है तो इसका क्या लगता है, अब टीका लगने लगा है। ध्यान दीजिएगा कि बीसीजी का टीका लगता है जो क्षय रोग को या टीबी को दूर करता है ना। अब वयस्कों के लिए क्या है यहाँ पर, जिनको मान लीजिए कि अब वयस्क हैं, उनकी एज ज्यादा है ना, बच्चों के लिए तो हमने बीसीजी का टीका लगवा दिया, लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चन बीसीजी का टीका का प्रारंभ कब हुआ, इसके आविष्कारक कौन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं ना। तो ये आपके मल्टीपल क्वेश्चन है जो आपके हर फील्ड में आपको काम आएंगे, है ना। ये डॉट्स प्रणाली के माध्यम से वयस्क व्यक्तियों की इसमें दवाई होती है ना। चलिए हम नेक्स्ट जान लेते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य क्या था इसमें, है ना। यहाँ पर ये आपका 2017 में जो स्वास्थ्य नीति आई थी 2017 में और 2025 में भारत में, तो बीसीजी की इसमें उन्मूलन रखा गया था कि यहाँ के जड़ से टीबी को दूर करना है ना, जड़ से, है ना। चलिए, क्योंकि वहां पर उस वर्ष ज्यादा 18 लाख कुछ मामले आए थे अपने भारतवर्ष में टीबी के। चलिए कुष्ठ रोग देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या इसके वाहक क्या क्या होते हैं।
एक आपका कुष्ठ रोग है, लेप्रेसी इसको कहते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम इसका जो वाहक होता है ये होता है। इसके जो प्रभाव है, इसके जो लक्षण है ये क्या होते हैं, शरीर पर चकत्ते पड़ते हैं। जब कुष्ठ रोग हो जाता है, यानी आपका लेप्रेसी जिसको होता है, शरीर पर चकत्ते यानी व्हाइट व्हाइट, आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, लोगों के व्हाइट व्हाइट चकत्ते आपने देखे होंगे, दाग जैसे रहता है ना, उसको कोहनी या घुटने पर व एड़ी पे उत्को का क्षरण होता है। मतलब ये कौन सा अंग प्रभावित करता है, ये जो आपका लेप्री होता है, लेप्रेसी होता है, वो आपके कोहनी पर है ना, कोहनी पर, घुटने पर, एड़ी पर भी बालकों को क्या होता है, क्षरण, उत्कों का क्षरण करता है, यहाँ पर भी वो प्रभावित कर देता है। एवं वहां पर संवेदनशीलता का समाप्त होना है ना, वहां पर ऐसा क्या लगता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ सामान्य है, शून्य है। वहां पर जिस एंगल में ये कुष्ठ रोग यानी लेप्री होता है, वहां उस अंग का जगह जो आपका जगह होगा वो जगह शून्य लगता है आपको, है ना। इसका उपचार जान लीजिए क्या है। इसका उपचार है जल में रोगाणु रोधक एंटीसेप्टिक जो औषधि होती है उसको मिला करके स्नान करता है व्यक्ति, है ना। क्या करता है, यहाँ पर जो जल में रोगाणु गंधक जो एंटीसेप्टिक औषधि होती है, मेडिसिन होती है, उसको मिला करके व्यक्ति क्या करते हैं, उसी का स्नान करते हैं, है ना। क्या करते हैं, उसको मिला करके उसका स्नान करते हैं। एक डेप्सोन, क्या है यहाँ पर, ये डेप्सोन है, डेप्सोन और क्लोफा, क्या है यहाँ पर, क्लोफाजीमीन एवं रैफिन स्पियन, है ना। क्या है, ये रैफिन सीन है। इस औषधि का भी प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा इसमें, है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, मतलब कहना चाहिए कि नेक्स्ट टॉपिक की। वो क्या है, टेटनस है। इसका ना दूसरा नाम क्या है, अन्य नाम से क्या, धनुष्कार भी नाम से जाने जाते हैं। इसको धनुष्कार नाम से भी जाना जाता है, किसको, टेटनस को। ध्यान दीजिएगा, टेटनस को कमजोर मत समझिएगा, है ना, कि छोटी मोटी चोट कभी कभी लगती है तो उसको लोग छोड़ देते हैं, नहीं, आपको टेटनस का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए, है ना, क्योंकि प्रॉब्लम बाद में भी उससे हो सकती है। चलिए, इसका जो वाहक होता है वो क्या होता है, कोलेस्ट्रियम टिटैनी इसको भी कहा जाता है ना, इसके वाहक को। इसका जो प्रभाव होता है और इसका जो लक्षण होता है वो क्या होता है, जो टेटनस होता है वो चेहरे पर, हाँ, प्रभावित करता है चेहरे पर, गर्दन व जबड़े की मांसपेशियों पर पक्षाघात होने से शरीर अकड़ जाता है। मतलब टेटनस क्या होता है, आपके किसी ऐसे पार्ट में, मैं आपको ओरली ही इतना अच्छा समझा दूंगी कि आप लोग को ज्यादा किताबी रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ध्यान दीजिएगा, हम ये जिस रोग की बात कर रहे हैं वो किस रोग से संबंधित है, ये आपका बैक्टीरिया यानी जीवाणु से संबंधित रोग की हम बात कर रहे हैं ना। तो समझ लीजिएगा, आप लोग सभी लोग आंसर कीजिएगा, क्या है, आपको क्या लगता है ना, कि समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा होगा तो बिल्कुल बताइएगा, बेझिझक बताइएगा, है ना। चलिए, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर और देख लेते हैं क्या टेटनस का हमने क्या देखा यहाँ पर, कि जो यहाँ चेहरे पर हो जाता है, गर्दन पर, जबड़े की मांसपेशियों पर पक्षाघात होने से शरीर क्या होता है आपका यहाँ पर प्रभावित हो जाता, अकड़ जाता है टेटनस में, है ना। कोई अंग आपका जो प्रभावित होता है वो अंग क्या हो जाता है, वो अकड़ जाता है ना, काम नहीं करता। इसमें जो आपका कहना चाहिए उपचार जो होगा वो क्या होगा, चोट लगने एवं घाव होने पर एंटीसेप्टिक एक सीरम आती है ना, उसको आप क्या कीजिए, उसका टीके का प्रयोग कीजिए। कौन सा टीके का, एंटीसेप्टिक सीरम का, है ना, एंटीसेप्टिक सीरम का आप टीका लगवाइए, किसमें, टिटैनी यानी टिटनेस में। ध्यान रखिएगा इस चीज को, है ना। फिर देख लीजिए टाइफाइड देख लीजिए। अब टाइफाइड बहुत सारे यहाँ पर फ्रेंड्स कंफ्यूज में रहते हैं, जब क्वेश्चन में बन जाता है टाइफाइड कैसे होगा, विषाणु से होगा या जीवाणु से होगा या किससे होगा। तो आज से आप ये कंफ्यूजन दूर करना है, क्योंकि होता किससे है, आपके बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होता है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक चीज और भी बता दूंगी कि जैसे कुछ वायरल होते हैं, कुछ रोग ऐसे होते हैं जो फैलते हैं, फैलने वाले रोग होते हैं, एक कुछ ऐसे रोग होते हैं जो डायरेक्ट हो जाते हैं, है ना। तो ये फैलते नहीं है, ये डायरेक्ट होते हैं। जो जीवाणु वाले रोग होते हैं वो फैलते नहीं है, वो डायरेक्ट होते हैं, है ना। जैसे टिटनेस आपकी लापरवाही से, जैसे कोई चोट लगी, है ना, टिटनेस हो गया, आपने उसका इंजेक्शन नहीं लिया, उसको ध्यान नहीं दिया, है ना। जो टाइफाइड हो वो आपकी फैल करके तो नहीं आया, टाइफाइड भी आपके यहाँ पे पर्सनली आपको हुआ, है ना। अब जो कुछ ऐसे वायरस वाले भी आपके रोग आएंगे वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए, काली खांसी का देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से टेट में बना था क्वेश्चन, काली खांसी से आपका क्वेश्चन बना था कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर काली खांसी में क्या है, यहाँ पर बोर्डीटेला पर्टूटिस, इसको और भी क्या बोलते हैं, बोर्डीटेला पर्टूटिस। मैं आपको क्यों लेकर के आई हूँ कॉन्सेप्ट क्लास, आपको पता है, इसलिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया है तो बिल्कुल ध्यान देने का ये जरूरत है, ये टॉपिक है, क्योंकि अपने आप पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पर देखिए कि इसका जो अंग प्रभावित होता है कौन कौन सा होता है। काली खांसी में नाक बहुत ज्यादा बहता है ना, हल्का बुखार रहता है, इसमें हल्की सर्दी रहती है, इसमें शिशुओं को सांस लेने में समस्या हो जाएगी। अगर बच्चे को कोई काली खांसी हो गई है ना, तो अगर खांसी हो गई तो क्या होता है, यहाँ पर
हल्का उसको फीवर भी आ जाती है बच्चे को, है ना। हल्की सर्दी के कारण शिशुओं को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, छोटे छोटे बच्चों को। तो भगवान करे छोटे बच्चों को ना हो, क्योंकि छोटे बच्चे तो बता भी नहीं सकते हैं ना, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम। बड़े तो बता भी सकते हैं लेकिन बच्चे तो बता भी नहीं सकते, है ना। चलिए फिर क्या है, शिशुओं के लिए क्या काली खांसी का बताया गया है इसमें, है ना। शिशुओं के लिए डीपीटी टीका लगता है, काली खांसी का टीका लगता है, खांसी के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है, मतलब उस चीज को दूर करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। न्यूमोनिया का देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, डिप्लोकोकल न्यूमोनी, इसको क्या बोलते हैं, डिप्लोकोकल न्यूमोनी भी इसको बोलते हैं ना। इसका प्रभाव क्या है, इसका देख लेते, तीव्र जो इसमें न्यूमोनिया में क्या होता है, बहुत तेजी से बुखार रहता है इसमें, है ना। सांस लेने में समस्या होती है, बलगम आना, सोने में दर्द होता है। यहाँ पर क्या हो, सोना नहीं है, सीने में दर्द होगा। क्या होगा, सीने में दर्द, जुकाम होना, थकान का अनुभव होना, किसमें, न्यूमोनिया में होगा, है ना। ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एंटीबायोटिक ये जो होता है आपका विषाणु होगा, इनसे प्रतिघातक औषधियों का प्रयोग करते हैं ना। किसका प्रयोग करते हैं, एंटीबायोटिक का, एंटीवायरल का, एंटी फंगल औषधियों का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो यहाँ पर बड़े थोड़े छोटे थे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, है ना। अब चलिए आप लोग थोड़ा वायरस से संबंधित जो रोग हैं वो देख लीजिए आप लोग, है ना, कि वायरस से संबंधित कौन सा रोग है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं और इसके प्रभाव देख लेंगे, इसके लक्षण देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, है ना। थोड़ा और मैं जूम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, है ना। तो ये देख लेते हैं कि ये क्या है, ये आपका वायरल है। ये कैसा है, ये आपका वायरस से रिलेटिव, ये जो रोग होंगे, विषाणु संबंधी जो रोग होंगे, अब जिस रोगों की हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कैसे हैं, वो वायरस से होते हैं, है ना, फैलते हैं ये वाले रोग, है ना। अब देख लीजिए कैसा डिसीज है, ये वायरस से संबंधित है ये डिसीज, है ना। इसके लक्षण देख लीजिए, इसका रोग वाहक दीजिए, रोग देख लीजिए। तो पहला कौन सा है यहाँ पर, छोटी माता, इसको और भी क्या बोलते हैं, चिकन पॉक्स बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, चिकन पॉक्स इसको बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, है ना, कि क्या यहाँ पर बताया जा रहा है, समझिएगा इस चीज को। चिकन पॉक्स भी इसको बोलते हैं। इसका अन्य नाम क्या है, चेचक है, और क्या है दूसरा, लघुम सूरिका है। लघुम सूरिका क्या बोलते हैं, लघुम सूरिका, नोट करते रहिएगा, है ना। चलिए फिर इसका जो वाहक होता है, रोग वाहक वो कौन सा होता है, वो वेरियोला, यहाँ पर जो वेरियोला क्या है, वेरियोला मेजर होता है, अथवा इसको क्या बोलते हैं, वेरियोला माइनर भी इसको बोलते हैं। कौन से रोग को, ये छोटी माता को, यानी यहाँ पर चिकन पॉक्स को। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके जो लक्षण एवं प्रभाव होते हैं, कौन कौन से किस में होते हैं, है ना। तो ये देख लीजिए, आपके जो लक्षण एवं प्रभाव होते हैं, ये संक्रमण के 10 से 14 दिनों के बाद इसके जो लक्षण होते हैं प्रकट होने लगते हैं। कब से कब तक में, 10 से 14 दिनों में इसका जो प्रभाव होता है वो अपना दिखाने लगता है। जब आपको किसी को छोटी माता चिकन पॉक्स निकलता है, उसको 10 से 14 दिनों के बाद इसके लक्षण प्रकट होते हैं। और इसमें क्या होता है, ज्वर होता है, सिर दर्द होता है, शरीर पर क्या होते हैं, शरीर पर चकत्ते एवं फफोले पड़ने लगते हैं। क्या होते हैं, फफोले पड़ने लगते हैं, किसमें, यहाँ पर आपकी छोटी माता में, है ना। और उल्टी और थकान भी यहाँ पर बहुत ज्यादा लगती है ना। फिर इसका उपचार देख लीजिए, इसका प्रभावी उपचार नहीं है, है ना। रोगी को क्या करते हैं, रोगी को अन्य लोगों के शारीरिक संपर्क से दूर रखते हैं। आपने जैसे गांवों में या कहीं आपने देखा होगा, छोटी माता चिकन पॉक्स को बोलते हैं ना, कि माता आई है ना। तो क्या करते हैं, लोगों को, बच्चों को क्या करते हैं, अगर किसी बच्चे को है, किसी बड़े को ही है, तो अन्य लोगों से संपर्क दूर कर देते हैं, मतलब उसको उस अलग रूम में उसको कर देते हैं, कि मानते हैं कि नहीं इसको अलग रखेंगे। नीम की संभवतः इसको ठंडक देने के लिए, क्योंकि इस रोग से जो पीड़ित हो जाता है व्यक्ति, तो ज्यादा मतलब गर्मी लगती है उसको, तो उसके उस प्रभाव को दूर करने के लिए, ठंडक देने के लिए क्या करते हैं, नीम की पत्तियों का भी संभवतः इसका प्रयोग करते हैं, जहां तक मुझे मालूम है ना। तो चलिए ठीक है, स्वच्छ वातावरण का रखना चाहिए। यहाँ पर जहाँ पर ये जो पीड़ित वाला व्यक्ति हो, वहां पर वातावरण कैसा रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, है ना। तो उसको अच्छा लगेगा, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या पोलियो है। नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पर, पोलियो। अन्य नाम से इसको क्या जानते हैं, पोलियो को हम पोलियो मेलालाइटिस बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसको, मेलाइटिस बोलते हैं, पोलियो मेलाइटिस बोलते हैं। किसको, पोलियो को क्या बोलते हैं, पोलियो मेलाइटिस, है ना। फिर क्या बोलते, दूसरा क्या बोलते हैं, इन्फाइनटाइल, इसको बोलते हैं इन्फाइनटाइल बोलते हैं ना। फिर तीसरा क्या बोलते हैं, पैरालिसिस बोलते हैं। इसी को, पोलियो को ही क्या बोलते हैं अपन जनरली क्या यूज करते हैं, पैरालिसिस। आप लोग शायद आपने सुना होगा, क्योंकि बहुत फेमस वर्ड है ना। क्योंकि अब रोग की कमी तो है नहीं अपने पास, अपने आसपास ही आप कहीं देख लीजिए, आजकल रोग की कमी कहीं नहीं है। अगर आपने जितना रोग पढ़ा है, सभी रोग आपने आसपास देखा ही होगा, है ना। चाहे भरे घर में, ईश्वर कभी किसी के घर में ना पड़े, लेकिन ऐसा होगा नहीं कि आपने देखा नहीं होगा, है ना।
चलिए फिर क्या होता है, रोग वाहक कौन होता है इसका, पैरालिसिस का, ये पोलियो वायरस ही इसका होता है। क्यों, व्यक्ति को हो जाता है, पोलियो हो जाता है ना, पोलियो मारता है, कहने की पोलियो लग गया है उसको, है ना। ठीक है, प्रभाव क्या होते हैं इसके, ये जान लीजिए। इसके प्रारंभ में इसके निकट लक्षण प्रकट नहीं होते, शुरू में इसके लक्षण प्रकट नहीं होते, लेकिन फिर क्या होता है, पोलियो विषाणु व्यक्ति की चालक तंत्रिकाओं में प्रवेश करके, ये मेरुरज्जु नाम कोशिकाएं होती हैं जो, वो कौन सी मेरुरज्जु, ये जो मेरुरज्जु कोशिकाएं होती, इन तंत्रिकाओं में प्रभावित होता है ये, फिर मस्तिष्क स्टेम आदि कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। जो आपका पोलियो होता है, क्या करता है ये आपका पोलियो, ध्यान दीजिएगा वर्डों पर, मैं क्या कह रही हूँ, पोलियो जो होता है ये एक विषाणु जनित रोग है। पहला क्या देख लीजिए, जान लीजिए पोलियो के बारे में, एक विषाणु जनित रोग है, पहला ये जाना। दूसरा आपने जाना क्या, इसको क्या बोलते हैं अपन, पैरालिसिस बोलते हैं। दूसरा क्या है, पैरालिसिस हम बोलते हैं। ठीक, तीसरा क्या है इसके बारे में जान लीजिए। तीसरा, ये कौन से अंग को प्रभावित करता है, ये कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। ये क्या करता है, कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। ठीक, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। फिर क्या करता है, ये मांसपेशियों का संचलन प्रभावित होता है और हाथ पैर कार्य करना बंद कर देते हैं। ये इसके ज्यादा प्रभाव आपको, ये आपके जो प्रभाव हैं ये ज्यादा फेमस हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अब इसके उपचार जान लेते हैं क्या है। पोलियो की रोकथाम के लिए ही 2 प्रकार के टीके उपलब्ध हैं। अब जो सरकार ने टीके उपलब्ध करवा दिए हैं कि लोगों को ये रोग प्रभावित ना करे। तो पहला कौन सा है, निष्क्रिय पोलियो विषाणु, क्या है, निष्क्रिय पोलियो विषाणु यहाँ पर है। दूसरा क्या है, मौखिक पोलियो टीका, है ना। एक क्या करते हैं, एक जो होता है ये इनएक्टिव पोलियो वायरस होता है, जिसको पीबी, इसको क्या बोलते हैं, आईपीवी इसको बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, इनएक्टिव पोलियो वायरस इसको बोलते हैं, है ना। इनएक्टिवेट पोलियो वायरस, आईपीवी भी इसको बोलते हैं, जो निष्क्रिय पोलियो विषाणु का एक टीका लग। दूसरा क्या है, ओपीवी, दूसरा क्या है, ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन होता है ना। उसको आप मौखिक ऐसी बूंद की तरफ से, जैसे 2 बूंद पोलियो के, है ना, बोलते हैं ना, 2 या 3 बूंद जो ओरली ऐसे पिला देते हैं बच्चे को, तो वो हो गया। एक टीका भी लगता है जी, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा, मैं समझा पाई होंगी, है ना। चलिए रेबीज के बारे में जान लीजिए। रेबीज आपका क्या है, एक फैलने वाला रोग है, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये क्या है, वायरस से संबंधित एक रोग है, ये रेबीज है। रेबीज क्या है, इसका वाहक कौन होता है, रेबीज का लाइसा वायरस होता है। कौन सा वायरस होता है, लाइसा वायरस। ये कौन सा वायरस है, लाइसा वायरस, ध्यान दीजिएगा, है ना। अब इसके थोड़ा प्रभाव देख लीजिए, लक्षण देख लीजिए आप लोग। सिर में क्या होता है इसके लक्षण, ये आपका यहाँ पर रेबीज है ना। देख लीजिए, सिर एवं गले में दर्द होता है, हल्का ज्वर रहता है, स्वर, तेज प्रकाश एवं ठंडी हवा के प्रति असहनशीलता, मतलब व्यक्ति क्या करते हैं, प्रभावित हो जाता है व्यक्ति रेबीज से, तो हल्का उसको बुखार तो रहता ही है, शोर, ज्यादा शोर जहां पर रहता है वहां पर व्यक्ति पसंद नहीं करता, तेज प्रकाश एवं ठंडी हवा के प्रति वो क्या, असहनशीलता, मतलब वो व्यक्ति क्या करता है, ज्यादा प्रकाश में नहीं बैठ पाता है, और ठंडी हवा के प्रति मतलब ठंडी हवा उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, है ना। ये प्रभाव, अत्यधिक गंभीर स्थिति में पानी से भय लगता है। जो रेबीज से परेशान होता है तो नहाने से डर लगता है, उसको पानी छूने में डर लगता है, और पानी की स्थिति में ज्यादा वो पानी से उसको डर लगने लगता है, जिसको रेबीज होता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो नहाना डेली रहता है हर किसी को, आप लोग भी किसी दिन मिस मत किया कीजिए, है ना। डेली नहाइए और साफ स्वच्छ रहते हैं, उससे आपको ये भी रहता है कि एक आप बीमारी से दूर भी हर व्यक्ति रहता है ना। चलिए अब इसका थोड़ा हम ये देख लेते हैं उपचार क्या क्या है, रेबीज के उपचार क्या है ये जान लीजिए आप लोग। तो एंटी रेबीज क्या है, एंटी रेबीज, इसी को क्या बोलते हैं, रेबी पर, इसी को रेबी पर, तथा HDCV क्या है, इसका एक HDCV टीका है, किसका, रेबीज का। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, HDCV का, HDCV ह्यूमन डिप्लॉयड, क्या, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल रेबीज वैक्सीन, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन, ये चीज आप ध्यान, HDCV का फुल फॉर्म है ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ठीक है। चलिए इसका टीका लगता है, पहला कौन सा है यहाँ पर, एंटी रेबीज, दूसरा क्या है, रेबी पर, ये 2 टीके हैं, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, क्या है, एड्स है, AIDS, है ना, क्या है यहाँ पर AIDS, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, एक्वायर्ड ह्यूमन, क्या है यहाँ पर, एक्वायर्ड है, इम्यून है, डिफेंसिव सिंड्रोम है ना, क्या है, एक्वायर्ड इम्यून डिफेंसिव सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है इस एड्स का। अब इसके रोग वाहक कौन होते हैं एड्स के, ये जान लीजिए, ह्यूमन, यहाँ पर HIV इसको बोलते हैं, क्या है, ह्यूमन है, इम्यूनो डिफेंसिस है, वायरस है ना, यहाँ पर HIV का फुल फॉर्म है, ये चीज ध्यान लीजिए, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपके जो ये आपके लक्षण होते हैं HIV की, वो कैसे होते हैं, व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र अत्यधिक क्षीण हो जाता है, ये आपका लक्षण होता है ना। अब इसका उपचार क्या होता है, इसका अब तक इसका उपचार नहीं हो पाया, परंतु इससे बचाव ही एकमात्र इसका HIV का
प्रयोग है ना। HIV के क्या है, उपचार है। इसका सिर्फ लापरवाही नहीं बरते है ना, इसका एक ही बचाव है, यानी उपचार एक यही उपचार है इसका, है ना। चलिए अब कुछ और नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है इसमें हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस देख लीजिए, है ना। तो इसमें बहुत सारे वायरस जो होते हैं, कुछ इसमें ज़्यादा होते हैं इसके जो वाहक होते हैं ना, तो इसमें कहना चाहिए कि जो विटामिन है इसमें हेपेटाइटिस में कुछ ऐसे काम करते हैं। इसमें देख लीजिए हेपेटाइटिस ये है आपका। अब इसके हम ये जान लेते हैं कि इसके रोग वाहक कौन सा है। तो हेपेटाइटिस वायरस के 6 रोग वाहक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ABCDE एवं G, है ना। कौन कौन से? A होता है, B होता है, C होता है, D होता है, E होता है एवं G होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए अब ये कौन कौन सा जो इसका लक्षण होता है, किसमें ज्यादा होता है बताइए। तो ये लक्षण आपके यकृति में निर्मित होता है, पित्त वर्णक यकृति में होता है, पूर्णतः अपचयित नहीं हो पाता है, इसीलिए आंखें, त्वचा एवं मूत्र पीला हो जाता है इसमें। ये चीज ध्यान रखिएगा कि क्या है इसके लक्षण है, किसके? हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस किसके संबंधित, कौन सा रोग है? ये आपका वायरस से संबंधित, वायरस यानी विषाणु से संबंधित है ना। चलिए अब रक्त में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है। किसमें? रक्त में पित्त की मात्रा, इसमें पीलापन बढ़ जाता है। किसमें? हेपेटाइटिस। जब व्यक्ति को हेपेटाइटिस हो जाता है तो पित्त की मात्रा बढ़ जाती है और भूख नहीं लगती है। इसमें क्या होता है? भूख नहीं लगती। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसके कुछ उपचार की, कि इसका उपचार क्या है। क्या है? गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन होता है। ये कौन सा इंजेक्शन है? गामा ग्लोबुलिन नाम का एक इंजेक्शन होता है, जिसमें हरी सब्जी, दही, गन्ने के रस आदि का सेवन इस रोग से, हेपेटाइटिस से कोई यहाँ पर पीड़ित है, उसको हरी सब्जी, दही, गन्ने का रस आदि उसको सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें अपने जो विषाणु से संबंधित रोग देखे, जितने इंपॉर्टेंट रोग देखे हैं वो कौन कौन से हैं। तो नाम जान लीजिए, नोट करते रहिएगा, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। रोग से संबंधित कौन से बनते हैं, तो आपको विषाणु से संबंधित मैं आपको बता देती हूँ। पहला कौन सा है? छोटी माता, जो आज हमने डिस्कस किया, छोटी माता, ये विषाणु से संबंधित, ध्यान रखिएगा। दूसरा ये है आपका, ये वायरस, विषाणु यानी वायरस। दूसरा कौन सा हमने देखा? पोलियो देखा। दूसरा हमने पोलियो देखा। तीसरा कौन सा रोग हमने देखा यहाँ पर? तीसरा हमने रेबीज देखा, है ना। तीसरा हमने रेबीज देखा। चौथा हमने कौन सा देखा है? चौथा हमने एड्स देखा, है ना। इसी को HIV इसका रोग वाहक। पांचवा हमने क्या देखा है यहाँ पर? हाइपेटाइटिस, है ना। हाइपेटाइटिस हमने देखा है ना। तो यहाँ पर हमने हाइपेटाइटिस हमने देखा। 5 रोग हमने यहाँ पर इसके देखे, है ना। किसके हमने देखे हैं? वायरस से संबंधित। ये आपके इंपॉर्टेंट, छोटी माता, पोलियो, रेबीज, एड्स और हाइपेटाइटिस, जो कि विषाणु से संबंधित है। थोड़ा हम रिवीजन कर लेते हैं अपने जो हमने जीवाणु से संबंधित रोग वाहक देखा था, वो देख लेते हैं कि जीवाणु से संबंधित कौन कौन से रोग हमने देखे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है ना। चलिए तो देखते हैं। तो यहाँ पर ज्यादा जगह तो नहीं है, लेकिन हम बना लेते हैं, कोई बात नहीं है ना। और देख लेते हैं कि जीवाणु से संबंधित कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो ज्यादा फैलते हैं। तो पहला हमारा हमने क्या देखा है? पहला हमने हैजा देखा। क्या देखा? जीवाणु से संबंधित है, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। किससे? जीवाणु यानी बैक्टीरिया। पहला हमने हैजा देखा। दूसरा हमने डिफ्थीरिया देखा। क्या देखा? डिफ्थीरिया। तीसरा हमने क्या देखा है? टीबी देखा। टीबी जो आपका यहाँ पर तीसरा। चौथा क्या देखा हमने यहाँ पर? कुष्ठ रोग देखा, टिटनेस देखा, है ना। टिटनेस देखा, है ना। फिर क्या देखा? टाइफाइड देखा, टाइफाइड। फिर क्या देखा हमने? फिर हमने काली खांसी देखी, काली खांसी देखी, है ना। फिर हमने न्यूमोनिया देखा। क्या देखा हमने? फिर हमने न्यूमोनिया देखा। हमने इतनी सारी डिसीज का हमने बात किया है, यहाँ पर हमने डिस्कस किया, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब कुछ यहाँ पर क्या होते हैं, फंगस से रिलेटिव क्वेश्चन आपके बनते हैं, फंगस से भी बनते हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा, फंगस जैसे आपकी क्या होता है, कोई चीज आप रख दिए, है ना। जैसे आप क्या कर ले, आप रात में कुछ आपने रख दिया, फूड रख दिया, या फिर कहना चाहिए कि आपने रोटी बनाई, रोटी बनाने के बाद आप रख दिए रात में, है ना। आपने क्या किया, कोई एक दो रोटी, 3 रोटी, जितने भी रोटियां आपने किचन में रख दिए, किचन में अगर आपने उसको ढका नहीं है, 2 या 3 दिन पड़ी रहेगी वो रोटियां, वो उसमें क्या लग जाता है? फंगस लग जाते हैं। तो हम देख लेते हैं कि फंगस के क्या क्या यहाँ पर कौन कौन से रोग होते हैं उस फंगस से, है ना। अगर उस चीज को आप सेवन कर लेते हो तो उससे फंगस से रिलेटिव कौन से रोग बनते हैं, उसके वाहक क्या है, लक्षण क्या है। तो आपके जो पहला एथलीट इसमें जो होता है ना, कृमिजनिक, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको क्या बोलेंगे? कृमिजनित, है ना। इसको क्या बोलेंगे? कृमि। ये बॉम्ब्स होते हैं ना, जो कैसे होते हैं, वो तो शायद यहाँ पर है नहीं, हम देख लेते हैं कि है यहाँ पर या नहीं है। तो
शायद फंगस से रिलेटिव है नहीं इसमें, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं है या नहीं है। ये तो आपका, तो आज हमने प्रोटोजोआ डिस्कस नहीं किया है, हमने सेशन में प्रोटोजोआ हम सेकंड इसका स्टेप ले लेंगे तो समझ लेंगे, है ना। तो शायद फंगस से रिलेटिव है नहीं यहाँ पर, लेकिन मैं आपको, ये तो बॉम्ब से रिलेटिव है। ये जो जैसे मावाद बनते कुछ लोगों क्या होते हैं, यहाँ पर जैसे आपको कोई घाव हुआ तो वहां पर क्या बन जाते हैं, यहाँ पर आपके कुछ घाव में से वहीं से आपसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। मतलब कि जैसे आपने कोई घाव हुआ, उसको आपने टच बार बार खुजली करते रहे तो यहाँ पर से वो चीज भी होने लगता है ना। तो ये आपका एथलीट भी क्या हो जाएगा, आपका ये आपका कृमि से संबंधित ये रोग हो जाएगा, है ना। कौन संबंधित, कृमि संबंधित ये आपका रोग हो जाएगा। कृमि को क्या बोलते हैं, बॉम्ब्स बोलते हैं ना। कौन सा डिसीज बोलते हैं, बॉम्ब्स बोलते हैं इसको हम, है ना। तो इसमें एथलीट फूड भी हो जाएगा, खाज भी होता है, दाद भी होता है ना। तो ये ज्यादा फंगस यानी कहना चाहिए आपके आपका खुजली से संबंधित ये बॉम्ब्स वाले ज्यादा रोग आपके होते हैं ना। इसमें कौन कौन सा होता है, यहाँ पर बाउचेरिया, बुर्किया, यहाँ पर टीनिया, स्कैरिस ये होता है। लेकिन आप यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं तो रोग से संबंधित जरूर बनते हैं कि कृमि से संबंधित यानी आपके जो फंगस बॉम्ब्स होते हैं वो कौन सा होता है, तो ये आपको उसको बताओगे, है ना। क्या बताओगे आप, ये आपका कबक से संबंधित, ये क्या है आपका कबक संबंधित यहाँ पर आपका रोग है ना। क्या है, कबक संबंधित, ये आपका फंगस है, ये वाला आपका, ये आपका फंगस है ना, जो आपका कबक संबंधित रोग है ना। कौन सा, एथलीट फुट है कबक संबंधित, खाज है, दाद है, ये कौन सा है आपका कबक संबंधित। इसके आविष्कारक कौन कौन थे, यहाँ सॉरी आविष्कारक कहते हैं, इसके कारक कौन कौन से होते हैं कबक वाले, जो आपके फंगस से रिलेटिव होते हैं, है ना। ये आपका जो फंगस है, ये आपका फंगस कबक है ना। ये आपका ये कबक फंगस है, और यहाँ पर ये कृमि दिया हुआ है, ये आपके बॉम्ब्स हैं, है ना। क्या है, बॉम्ब्स हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका दिया हुआ है, फंगस से रिलेटिव भी दिया हुआ है, एथलीट फूट होता है, खाज होता है, दाद होता है, ये आपका हुआ, है ना। फिर आपको क्या हो जाएगा, कृमि संबंधित ये भी आपके रोग हो जाएंगे, ये आपके रोग होते हैं, है ना। तो ज्यादा कृमि से तो नहीं बनता है, लेकिन कबक फंगस से जरूर बनता है। एथलीट फूट, दांत खाज किससे होता है ना। तो ये भी आपका पूछता है। और आपके ये टाइफाइड, मलेरिया, न्यूमोनिया, तो ये सब ज्यादा यहाँ पर फेमस बनते हैं, है ना। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा उठते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो बनते हैं लेकिन ज्यादा कहाँ से बनते हैं ये आपके लिए जानना ज्यादा जरूरी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। तो देख लेते हैं कि आज हमने प्रोटोजोआ संबंधित रोग नहीं देखा है। हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट संडे को हम देख लेंगे कि यहाँ पर प्रोटोजोआ संबंधित और भी क्या होते हैं। और इसके संडे को हम, नेक्स्ट संडे को क्या कर लेंगे, इसी टाइम हम 12 बजे ही नेक्स्ट संडे को हम इसका क्वेश्चन कर लें। ध्यान दीजिएगा, आज हमने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो इसका क्वेश्चन एमसीक्यू करेंगे नेक्स्ट संडे को, ये चीज आप ध्यान रखें। उसमें हम प्रोटोजोआ ही पढ़ लेंगे, आज हमने नहीं पढ़ा प्रोटोजोआ। फंगस के बारे में और डिटेल से हम जान लेंगे, बॉम्ब्स के बारे में भी जान लेंगे। आज हमने जो जाना है यहाँ पर, तो हमने बैक्टीरिया के बारे में जाना है ना। हमने बैक्टीरिया के बारे में जाना और वायरस के बारे में जाना, दो चीज के बारे में आज हम जाने हैं। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही था फ्रेंड्स, है ना। तो सभी लोगों में शेयर कर दीजिए। और रात्रि के 9 बजे जो हिंदी व्याकरण का जो आपका यहाँ पर टेस्ट है, तो कोई भी मिस नहीं करेगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही था, है ना। जय हिंद, जय भारत।